ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे। ओके, आज के असल में हमने 2 टॉपिक कवर करने हैं, तो है शॉर्ट से टॉपिक्स हैं बट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं दोनों। फर्स्ट आपका है जो आपका सेलर क्लेम होता है, ठीक है? बेसिक सेलर क्लेम होता क्या है, ये कैसे काम करता है, आप इस क्लेम को कैसे फाइल कर सकते हो, इसमें आपने क्या-क्या फॉर्म फिल करने हैं और इसके बेनिफिट्स या इसके जो फ़ायदे होते हैं, वो आपको क्या होते हैं। सबसे पहले कि सेलर क्लेम होता है कि आप फुलफिलमेंट बाय दराज़ के ऊपर काम कर रहे हो। आपने अपनी कुछ इन्वेंटरी दराज़ के स्टॉक में वेयरहाउस में स्टॉक इन की हुई है। अब उसका कोई ऑर्डर आता है और वो आगे कस्टमर तक पहुँचता है। कस्टमर इसको रिजेक्ट कर देता है, लेने से मना कर देता है या कैंसल कर देता है और वो वापस स्टॉक इन हो जाता है। पहला केस ये। सेकंड केस ये कि वो पड़ा रहता है बहुत अरसे तक पर सेल नहीं होता, बिकता नहीं है या किसी भी और रीज़न की वजह से आप अब ये चाहते हो कि मैंने जो स्टॉक वहाँ पे शेल्फ में दराज के वेयरहाउस में पड़ा हुआ है, मैं उसको अपने पास वापस मँगवा लूँ। बिकॉज़ 90 डेज़ तक तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा रहेगा, बट 90 डेज़ के बाद दराज वाले मुझसे उसके पैसे माँगेंगे, ठीक है? हालाँकि वो पैसे बहुत थोड़े से ही हैं, बहुत माइनर से होते हैं फीस उसकी, बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि उस स्टॉक को मैं कहीं और बेच लूँ। मैं कहीं ऑफ़लाइन में बेच लूँ या अपनी वेबसाइट पे उसकी एडवर्टाइज़ कर लूँ या फ़ेसबुक पे बेच दूँ, बट मैं वो दराज के वेयरहाउस से वापस मँगवा लूँ, ठीक है? अब दराज के वेयरहाउस से वो सामान वापस निकला, बट वो जो मुझे मिला वो था डैमेज, ठीक है? वो टूटा हुआ था, उसकी पैकिंग खराब हो चुकी थी, वो बहुत बुरी तरह खराब हो चुका था या उसपे कोई भी किसी तरह का भी कोई इश्यू आ गया। अब उसको आपने क्लेम करना है, ठीक है? आपने दराज को बोलना है कि जी, मैंने जो सामान रखवाया था वो ऐसा नहीं था, ये आपने जो मुझे रिटर्न करके दिया है, किसी भी रीज़न की वजह से वो अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं है, वो खराब हो चुका है, ठीक है? तो मुझे इसको क्लेम करना है, जो मेरा नुकसान है इसको कौन भरेगा? मुझे इसके पैसे कौन देगा? ठीक है? तो ये होता है सेलर क्लेम, सेलर बेचने वाले आप हो और आप क्लेम कर रहे हो दराज के ऊपर, ठीक है? अब इसका जो वर्किंग होती है वो इस तरीके कार से होती है कि आपके जितने भी पैकेजेस हैं या जितने भी वो आपने रिटर्न मंगवाने हैं वो आपके डोर स्टेप के ऊपर डिलीवर होंगे, ठीक है? जिस तरह आपसे वो पिक करके ले गए हैं वैसे ही आपको वो दे के जाएँगे आपके डोर स्टेप के ऊपर। आपके पास इसको रिजेक्ट करने की ऑप्शन नहीं होती, ठीक है? क्योंकि जिस टाइम वो आपकी शेल्फ से वो सामान निकलेगा, उस एरिये को दराज़ किसी और को एलोकेट कर देगा। वो आपको र वापस वो शेल्फ नहीं मिलेगा, ठीक है? अगर आपने वापस दराज के वेयरहाउस वो चीज़ें रखवानी है, तो आप पहले अपना रिसीव करोगे, फिर वापस दोबारा से पिकअप के लिए आप रिक्वेस्ट डालोगे, आप फुलफिलमेंट बाय दराज के ऊपर जाओगे, उस ऑप्शन में दोबारा से बोलोगे जी मुझे ये इतना स्टॉक इन करना है, ठीक है? और फिर वहाँ से वो दोबारा पूरा एक प्रोसेस उसका बनेगा और उसको एक नई जगह अलॉट की जाएगी कि ये जगह अब इस पार्सल के लिए ये जगह, ठीक है? तो जैसे ही वो वहाँ से वेयरहाउस से निकलेगा, वो जगह खत्म कर दी जाएगी कि अब ये आपके हिस्से की जगह नहीं है, ठीक है? ये जगह आपको मिल जाएगी सॉरी खत्म हो जाएगी। तो आपके पास उसको रिजेक्ट करने की ऑप्शन नहीं होगी, आपने उसको रिसीव करना ही करना है, ठीक है? अब उसको एक दफ़ा रिसीव कर लोगे, वो चीज़ आपके पास आ गई, अब वो चीज़ डैमेज थी या उस चीज़ में कोई खराबी थी या आपको वो प्रोडक्ट पूरी रिसीव नहीं हुई, वो आपको पार्शियली रिसीव हुई है, ठीक है, लेट्स सपोज़ आपने बोला कि मुझे 100 पीसेज़ वापस चाहिए जी, इस इन्वेंटरी के 100 पीस पड़े हुए हैं, मुझे ये 100 पीसेज़ वापस चाहिए। बट क्या हुआ आपको वो 5 मिले और 95 नहीं मिले, ठीक है? दराज़ ने बोला कि जी मैंने पूरे 100 भिजवा दिए, ठीक है? इस तरह के जितने भी क्लेम्स हैं, ये सेलर क्लेम के अंदर जाएँगे और आपने जिस टाइम पार्सल रिसीव किया उसके 5 दिन के अंदर-अंदर आपने उसको जाके क्लेम करना होता है, ठीक है? सेकंडली आपके पास प्रूफ होना चाहिए, ठीक है? कि मैंने ये क्लेम कर रहा हूँ, ये मेरे पास प्रूफ है कि मैं ठीक कंप्लेन कर रहा हूँ। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जिस टाइम आप फुलफिलमेंट बाय दराज़ के ऊपर जा रहे हो और आप चीज़ें दराज़ के वेयरहाउस भिजवा रहे हो, तो भिजवाने से बिल्कुल पहले उसकी पिक्चर्स बना के अपने पास रख लो। ठीक है? या अगर पॉसिबल है जिस टाइम आप वहाँ पे ड्रॉप कर रहे हो कि ये दराज़ के बंदे को मैंने ड्रॉप कर दिया, ये इसकी रिसीविंग है, वो लेटर साथ रख के उसकी तस्वीर खींच लो कि जी ये देखो पैकेट कंप्लीट या प्रोडक्ट या जिस तरह भी आप उसको प्रूफ के तौर पर रख सकते हो। जैसे ही आपको रिसीव होता है, यार ये आपने रिसीव किया, देखा टूटा हुआ है, आप फ़ौरन उसकी तस्वीर खींच लो, ठीक है? और इसमें एक बेहतर ऑप्शन ये भी होती है जिसको मैं खुद भी अप्लाई करता हूँ कि अपना एक मोबाइल या अपनी घड़ी मैंने सामने रखी,
ठीक है, जिसमें वो पीछे डब्बा भी नजर आ रहा है, बट स्क्रीन के ऊपर, उस तस्वीर के ऊपर एक घड़ी भी नजर आ रही है जिसपे डेट टाइम भी मेंशन है। या मोबाइल फोन आप उससे साथ दूसरा मोबाइल फोन रख के कर लो, नहीं तो कैमरे में ऑप्शन होती है डेट और टाइम की। ठीक है, आप तस्वीर खींचो तो वाटर मार्क छोटा सा कोने में लिखा हुआ आ जाता है, आज की डेट और आज का टाइम। ठीक है, तो इस तरीके कार से आप प्रूफ रख सकते हो, देखो जी इसमें टाइम और डेट और सब कुछ मेंशन है, ये इस दिन इस तारीख को मैंने ये रिसीव किया था और फौरी तौर पे मैंने उसकी तस्वीर खींची है। ठीक है, तो ये क्लेम का आपको समझ में आ गया कि क्लेम वाला प्रोसेस होता कैसे है, क्यों होता है, और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। इसके सिंपल बेनिफिट्स ये हैं कि आपके जो भी नुकसान होता है, ठीक है, जो भी आपके क्या कहते हैं उसको, दराज के उसकी वजह से, वेयर हाउस की वजह से या किसी राइडर की वजह से नुकसान होता है, तो वो पैसे आपको वापस मिल जाते हैं। उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है जो आप क्लेम कर रहे होते हो, ठीक है, वो आपको वापस मिल जाती है। अब उसकी नौयत को देखा जाता है कि लेट्स सपोज कि आपने 50,000 रुपए का सामान दराज से वापस मंगवाया अपने पास, आपको 40,000 का सामान ठीक मिल गया, बस 10,000 का सामान डैमेज था। ठीक है, तो वो 10,000 रुपए की जो पेमेंट होगी ना दराज की तरफ से, वो आपको इस क्लेम के जरिए मिल जाएगी। और इसमें और कुछ जो बड़ी चीज़ें होती हैं या बड़े मैटर्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए फिर प्रॉपर उनकी टीम होती है, वो आपसे कॉल करती है, वीडियो कॉल करेगी, आपको बोलेगी प्रूफ भेजो, वो प्रूफ भेजो। ठीक है, इस तरीके कार से होगा। बट जो छोटे होते हैं, लेट्स सपोज 5,000 का क्लेम है, 10,000 का क्लेम है, इवन 20,000 रुपए तक के क्लेम्स हैं, वो आपसे जस्ट उनकी तस्वीरें मांगेंगे, अपने रिकॉर्ड में चेक करेंगे उसको, ये आपके पास था, इस टाइम निकला, इस टाइम आप तक पहुंचा। उसके बाद उसके जो डैमेज का था, जिसमें कि दराज के वेयर हाउस में भी पूरे कैमरे सिक्योरिटीज हैं, वो भी चेक कर रहे हैं, अपनी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके मुतमईन है कि हाँ जी ये क्लेम आपका ठीक है। वो पैसे आपके 8 से 10 दिन में उसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा और वो पैसे आपके जो नेक्स्ट बिलिंग होगी उसमें ऐड हो जाएंगे। हमने फाइनेंस वाले सेशन में ये पढ़ा था, वहां पे भी क्लेम्स वाला था। ठीक है, रिपोर्टिंग उसके अंदर, वहां पे आपके पास वो पॉजिटिव में ऐड हो जाते हैं कि ये पैसे दराज ने आपको देने। अब इसको अगर हम बात करें कि ये दराज सेलर सेंटर के ऊपर इसको हम किस तरीके कार से देख सकते हैं, तो वो भी आपको मैं तरीका कार बता देता हूँ। ओके, हम दराज सेलर सेंटर के ऊपर पहुंच के, ये ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रही होती है सेलर सपोर्ट की। ठीक है, इसके ऊपर जाएंगे, नेक्स्ट मेन्यू में एक आपके पास लिखा हुआ है हेल्प सेंटर और एक लिखा हुआ है आपके पास कॉन्टेक्ट अस। हेल्प सेंटर में हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ हेल्प वगैरह पॉलिसी और वो सब चीज़ें मिल जाती हैं, जिनको आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हो। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो तमाम चीज़ें यहाँ पे मज़ीद डिटेल में भी लिखी होंगी। जस्ट सपोज क्लेम्स में हम जाते हैं तो यहाँ पे ये वही चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, अब दराज की इन चीज़ों को क्लेम नहीं करता। जो डुप्लीकेट क्लेम है, आपने 2 दफ़ा या 3 दफ़ा उसको क्लेम में डाल दिया, उसको एक क्लेम कंसीडर होगा, बाकी क्लेम्स को रिमूव कर दिया जाएगा। डेडलाइन ब्रीच ऑफ सबमिटिंग कंप्लेन के 5 दिन के अंदर अंदर आपने उसको वो करना है। ठीक है, कि 5 दिन में क्लेम आपने करना ही करना है। 5 दिन में क्लेम It's नहीं करोगे तो वो 7:15. उसके बाद क्लेम कंसीडर नहीं होगा। उसके बाद प्रूफ ऑफ सबमिटिंग टू द सेलर्स के, जिस टाइम आपने रिसीव होता है माल और आपने उसके प्रूफ देने हैं, अगर आप प्रूफ नहीं देते हो और कोई उसको जस्टिफाई नहीं करते हो तो आपका क्लेम को काउंट नहीं है, तस्वीरें नहीं है और वो सब चीजें नहीं है। ठीक है, आइडेंटिकल रिजेक्शन रीजन बाय द सेलर एंड द कस्टमर। ठीक है, इस चीज में क्या होता है कि वो रिजेक्शन अगर होती है, ठीक है, कस्टमर की तरफ से, ठीक है, तो उस चीज को फिर क्लेम में कंसीडर नहीं किया जाता। आप अगर रिजेक्ट कर रहे हो कि जी मैंने रिसीव नहीं करना, आपने कस्टमर को भेजा, कस्टमर ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि मैंने उसको रिसीव नहीं करना, तो वो चीज क्लेम में नहीं आ सकती। इसके अलावा अगर आपने पैकेजिंग की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया होगा तो भी वो क्लेम कंसीडर नहीं होगा। और अगर आप फुलफिलमेंट बाय दराज के मॉड्यूल के ऊपर हो तो पैकेजिंग वाला और कस्टमर रिजेक्शन वाला पार्ट आपके पास नहीं आता। आपने जस्ट डुप्लीकेट फॉर्म नहीं करना, एक ही दफा फॉर्म फिल करना है। उसके बाद आपने फॉर्म को राइट टाइम और राइट तरीके से फिल करना है। और सेकेंडली आपने प्रूफ देने, बस ये 3 चीजें आपने करनी है और आपका क्लेम अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब क्लेम करने में, आप क्लेम करने के लिए आपको कॉन्टेक्ट अस के ऊपर जाना है। ठीक है,
यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आती है, क्लिक हेयर टू सी मोर ऑप्शंस। इसमें एक ये डिंग टॉक वाली चीज़ भी ऐड हुई है अभी रिसेंटली। ये भी मैं आपको कोशिश करूंगा आज, नहीं तो नेक्स्ट सेशन में बता दूं इसको। ठीक है, अच्छा, आप कॉन्टेक्ट टेस्ट पे जाएंगे। यहाँ पे आपके पास आ रहा है सबमिट योर क्वेरीज वाया एक्स फॉर्म। इस फॉर्म के ऊपर आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपके सामने ये दराज का एक फॉर्म आ गया है। इसमें ड्रॉप डाउन के ऊपर आप क्लिक करोगे और थोड़ा सा नीचे मूव करोगे तो यहाँ पे आ गया क्लेम, रिटर्न एंड रिजेक्शन। ठीक है, ये आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगी। अब आपने किस चीज के ऊपर क्लेम करना है। ठीक है, या तो आपने जो आपके पास रिटर्न आई है वो डैमेज थी, रिटर्न की जो पैकेजिंग थी वो डैमेज थी, इनकरेक्ट रिटर्न के आपने कोई और चीज रखवाई थी दराज के ऊपर और आपको कोई और चीज आ गई, आपकी जो आइटम थी वो मिसिंग थी या उसके अंदर कोई पार्ट मिसिंग था। लेट्स वो 10 चीजें आपने मंगवाई थी और आपको सिर्फ 5 मिली है। आपको जो पार्सल या फ्लायर या बॉक्स वापस मिला वो बिल्कुल खाली था, उसमें कुछ भी नहीं था। रिटर्न आफ्टर 30 से कि आप 30 दिन बाद रिटर्न मंगवा रहे हो, ठीक है, उसके लिए अलग से वो क्लेम होता है। आइटम नेवर रिटर्न, आइटम आपको कभी रिसीव ही नहीं हुई। ठीक है, अनसेलेबल या डैमेज, ऐसी अनसेलेबल कि लेट्स सपोज कि आपने कोई कपड़े थे और कपड़े आपको वापस मिले तो वो कटे हुए हैं, जले हुए हैं, ठीक है, तो उसको आप सेल नहीं कर सकते, वो डैमेज होगा। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को आपने इसमें से सेलेक्ट करना है कि आप किस चीज़ के ऊपर क्लेम करें। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी वो जले हुए थे, कटे हुए थे या डैमेज थे, कुछ भी था। अब मेरे पास ये सारा फॉर्म आ गया है एक, ठीक है, इस फॉर्म को बहुत ही उस ध्यान के साथ मुझे सिलेक्शन करनी है कि मैं किस बारे में उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और किस उसको ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, कौन सी कैटेगरी उसके अंदर आती है। बाकी वही डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है कि जी ऑल क्लेम्स बियॉन्ड द बिजनेस 5 days विल बी डिक्लाइन, के 5 दिन बाद आप करोगे तो वो डिक्लाइन हो जाएगा और वो सब चीज़ें। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इसको यस किया कि दिस इंफॉर्मेशन सेक्शन हेल्पफुल, चूज नो टू सबमिट क्लेम फॉर्म। ठीक है, अगर ये इंस्ट्रक्शन मेरे लिए हेल्पफुल नहीं थी या थी, ठीक है, तो ये उस बारे में है। अब मैं यहाँ पे नो को सिलेक्ट करूंगा और आगे मजीद मेरे पास डिटेल आ जाएंगे। अगर मैं यस को सिलेक्ट करूंगा तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कि मुझे क्या चीज़ है जो कि समझ नहीं आ रही है, दराज की तरफ से क्लियरिटी नहीं मिल रही मुझे। मैंने नो किया कि नहीं ठीक है, मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। अब आपकी एसकेयू की आईडी क्या थी, आप जैसे ही प्रोडक्ट को अपलोडिंग करते हो हर प्रोडक्ट की एसकेयू आईडी वहां पे आती है और इसी आईडी की बेस के ऊपर आप उसको रिटर्न के अंदर भी डाल रहे हो। फिर जिस टाइम आप रिटर्न करते हो, ठीक है, तो आपको मैंने बताया था आईओ और ओओ नंबर जनरेट होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे आईओ नंबर लिखना है कि आईओ नंबर आपके उसका ट्रैकिंग क्या था। लेट्स सपोज इसका ये था एसकेयू नंबर और इसका ये था आईओ नंबर। फिर जो ट्रैकिंग आईडी आपके उस पार्सल के ऊपर लगी हुई थी, ठीक है, जिस टाइम आपने भिजवाया था वो ट्रैकिंग नंबर क्या था, और जो रिटर्न आपको दराज वालों ने भिजवाया था उसका ट्रैकिंग नंबर क्या था। फिर जो आइटम्स आपकी खराब हैं या आपका जो पूरा बॉक्स था, अगर पूरे का पूरा बॉक्स खराब है आपका तो उसकी कॉस्ट क्या थी, वो यहाँ पे मैंने लिख दिया। आइटम मुझे किस दिन रिटर्न हुई है वो मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पे मैंने डिटेल में लिखा, ठीक है, कि आई रिक्वेस्टेड फॉर 50 आइटम्स रिटर्न बट आई गॉट ओनली 30 आइटम्स। ठीक है, इस तरीके से आपने एक रिक्वेस्ट जनरेट कर दी और उनको लिख के बता दिया, ठीक है, कि यार ये मसला था एक्चुअली कि मैंने 50 चीज़ें रिटर्न में डाली थी, जिसमें से मुझे 3 चीज़ें मिल गई हैं बट 20 चीज़ें नहीं मिली और वो मिसिंग है। ठीक है, और यहाँ पे अपलोड फाइल लाजमी करनी है। अपलोड अगर नहीं करोगे, आप फाइल को इमेज तस्वीर प्रूफ नहीं दोगे तो केस आगे नहीं बढ़ेगा। इसको सबमिट कर दोगे, 8 से 10 दिन के अंदर अंदर ही केस रिजॉल्व हो जाएगा। इसमें आपको दराज की तरफ से कॉल भी की जाएगी, ठीक है, और उसमें आपको बताया जाएगा कि आपकी ये कंप्लेन थी, इस कंप्लेन का नंबर ये है, ये इस ऑफिसर के पास है, ये इनको दराज में जो भी है उनको डील कर रहे हैं।
ठीक है। ये आपको कंप्लेन नंबर दे देंगे। लेट्स सपोज कि वो 8-10 दिन में हेल्प नहीं होती, तो आप कॉन्टेक्ट अस के ऊपर जाके बता सकते हो कि यार ये मेरा कंप्लेन नंबर है और मेरे मसले का हल अभी तक नहीं किया गया। ठीक है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो बैकएंड सिस्टम इस टाइम दराज इसको लेके चल रहा है वो इन्हीं तमाम चीज़ों के ऊपर फोकस है कि सेलर के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा आसानी की जाए कि सेलर को ज़्यादा मुश्किलों ना हो, उसको ज़्यादा हर्डल्स ना, उसको कॉल ना करनी पड़े, उसको ईमेल ना करनी पड़े, उसको हमारे ऑफिस नहीं आना पड़े। जस्ट एक वो फॉर्म फिल कर दे, बाकी की जो वर्किंग होगी, बाकी के जो ऑपरेशंस होंगे, बाकी की तमाम जो मैकेनिज्म होगा, वो दराज की टीम ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को कर लेगी। ठीक है। और इसके जो पैसे होंगे, जो भी क्लेम के आपके पैसे बनेंगे, वो आपका जो भी नेक्स्ट बिल आएगा, मैंने आपको बताया था कि हर 15 दिन बाद महीने में 2 दफ़ा दराज की बिलिंग होती है, तो नेक्स्ट जो 15 दिन बाद का बिल आएगा वो उसके आपके इनवॉइस के अंदर ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है। तो ये था आपका सेलर क्लेम का। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि आप प्रमोशंस और कैंपेन्स को कैसे मैनेज कर सकते हो, उनको कैसे हिस्सा ले सकते हो उनके अंदर। ठीक है। तो सबसे पहले कि दराज की प्रमोशंस और कैंपेन्स होती क्या है, किस तरह की कैंपेन्स होती हैं दराज के ऊपर, और हम इन कैंपेन्स में किस तरीके कार से हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है। तो दराज के ऊपर आपको पता है कि बहुत सारी प्रमोशनल्स और डिस्काउंट डील्स लगी होती हैं। उनका मकसद क्या होता है? उनका मकसद होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट दें कस्टमर्स को, ठीक है? ताकि कस्टमर ज़्यादा ऑर्डर करें, ज़्यादा ट्रैफिक आए और ये तमाम जो मॉडल है, ये ग्रो करे। ठीक है? किसी भी बिज़नेस को अगर आपने ग्रो करना है, बढ़ाना है, ठीक है? तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको उसकी सेल्स को इंक्रीज़ करना पड़ता है। सेल इंक्रीज़ डिफरेंट तरीक़ेकार से होती है। पहला तरीक़ाकार ये होता है कि वो चीज़ आप बेच रहे हो, जो कि दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। जैसे आईफ़ोन है, जैसे सैमसंग है, जैसे हवावे है, ठीक है? अब ये वो क्या चीज़ें हैं, एप्पल सिर्फ़ एप्पल के पास है, सैमसंग एप्पल नहीं बेच सकता। या मैं जाके अपने घर में एप्पल का फ़ोन बनाना शुरू कर दूँ और जी मैं उसको बेचना शुरू कर दूँ। जैसे आलू प्याज़ है, कोई भी उगाए और बेच दे, ठीक है? तो इस तरह ये फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स होती हैं। ये सिर्फ़ एप्पल बेच रहा है। ये ब्रांड सैमसंग है, इसको सिर्फ़ सैमसंग बेच रहा है, ठीक है? ये प्रोडक्ट वाइज़ आ गई, उसके बाद फिर कैटेगरी वाइज़ आ गई। कैटेगरी वाइज़ मोबाइल फ़ोन की कैटेगरी अब 50 कंपनीज़ हैं मोबाइल फ़ोन बनाने वाली, 50 कंपनीज़ हैं लैपटॉप बनाने वाली, ठीक है? तो वो फिर कैटेगरी वाइज़ उसकी डिस्ट्रीब्यूशन या उसकी सेल या उसको कस्टमर्स को एंगेज करना आ जाता है। मुझे मोबाइल फ़ोन लेना है, ठीक है? मेरे पास ₹50,000 और मुझे मोबाइल फ़ोन लेना है। मेरे पास अब बहुत सारी ऑप्शंस आ गई, ठीक है? अब मैं वहाँ पे क्या दो सोचूँगा कि यार मुझे सबसे सस्ता और सबसे ज़्यादा स्पेसिफ़िकेशन वाला मोबाइल फ़ोन कहाँ से मिलेगा, ठीक है? कि एक कंपनी है मुझे वो 6 जीबी का मोबाइल फ़ोन 50,000 में दे रही है, एक कंपनी है जो क 4 जीबी का है पर उसकी कैमरा अच्छा है, 6 जीबी लेगा कैमरा अच्छा नहीं है। उसके बाद एक कंपनी है जो कि 4 जीबी वाला मोबाइल फ़ोन दे रही है, बट क्या है कि उसका वो ब्रांड नेम बड़ा है, वो मशहूर ब्रांड है। ठीक है? अब इसी तरीके कार से अब मुझे अपना माइंडसेट सेट करना है कि मुझे किस कैटेगरी की कौन-सी चीज़ लेनी है, ठीक है? कैटेगरी मैंने डिफाइन कर दी, अब किस ब्रांड से या किस प्रोडक्ट को मैंने बाय करना है। बट अगर सेकंड थॉट पे मैं ये देखता हूँ मुझे आईफ़ोन 11 ही खरीदना है, ठीक है? तो मैं मुझे पता है कि वो मुझे डिस्काउंट पे भी नहीं मिलेगा, उसकी प्राइस पूरी दुनिया में एक सिमिलर प्राइस के ऊपर बिक रहा होता है वो, न्यू की बात करें, यूज़ की नहीं, ब्रांड न्यू की बात करें। अगर कहीं से फ़र्क होता है तो उस शॉप वाले का जो ₹1000 कमीशन होता है उसमें से वो ₹200-300 लेस कर सकता है, ठीक है? तो इस तरीके से उसकी प्राइस जो होती है वो यूनिवर्सल होती है ज़्यादातर। अगर मैं एक ब्रांड में जाता हूँ, तो मुझे डिस्काउंट्स और वो सब ऑप्शंस कम मिलती हैं, अगर मैं कैटेगरी में जाता हूँ तो मुझे वो ऑफ़र ज़्यादा मिल जाती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो सेलिंग पॉइंट आता है एज़ अ सेलर कि आपने उस ब्रांड के अंदर भी कोई ऐसी ऑफर निकालनी है और उस कैटेगरी के अंदर भी कोई ऐसी ऑफर निकालनी है कि कस्टमर्स अट्रैक्ट हो जाएँ कि यार मैं 50,000 का फ़ोन ले रहा हूँ, मैं किसी भी कंपनी का ले लूँगा जो मुझे देगा, नहीं मैं यही आईफ़ोन ही खरीदूँ। आईफ़ोन 11 ही लूँ या आईफ़ोन 12 ही लूँ। ठीक है? कि मैं ब्रांड सॉरी कैटेगरी से निकल के प्रोडक्ट के ऊपर पहुँच जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास जो मार्जिन्स हैं डिस्काउंट लेने के वो कम होते हैं और सेलर यही चाहता है कि मैं कम से कम डिस्काउंट दूँ और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बेचूँ।
ठीक है, तो इस स्ट्रेटेजी को आपने समझना है, अंडरस्टैंड करना। नाउ दराज क्या करते हैं, दराज बहुत सारी कंपेन्स पूरे साल में लगा रहे, पूरे साल का कैलेंडर बना हुआ है। 14 अगस्त को डील लगनी है, 23 मार्च को लगनी है, फिर 11/11 की सेल आनी है, फिर ब्लैक फ्राइडे आना है, फिर दिसंबर में 12/12 करना है, फिर जनवरी में न्यू ईयर सेल लगानी है, ठीक है, फिर उसके बाद समर सेल लगानी है, ठीक है। इस तरीकेकार की जो बड़ी बड़ी सेल्स हैं वो पूरे उन्होंने कैलेंडर बनाया होता है। इसके अलावा छोटी मोटी सेल्स, वीकली सेल्स और वो सब चीजें भी चलती रहती हैं। अब इसमें एक होती है मेगा सेल। मेगा सेल साल में आप कह लो कि 3-4 मैक्सिमम होंगी। 11/11 की होगी सेल, जो कि बहुत मेजर सेल है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो सेलिंग का जो है द वर्ल्ड बिगेस्ट सेल डे वो 11/11 को है, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले अली बाबा ने किया था। $74 बिलियन, 74 अरब डॉलर एक दिन में सेल की थी, ठीक है। तो ये 11/11 को कमी होती है। फिर इसके अलावा दुनिया में ब्लैक फ्राइडे चलता है, वो पाकिस्तान में कुछ एतराज़ात होते हैं काला स्याह जुम्मे के हवाले से, तो उसको बिग फ्राइडे या ब्लेस फ्राइडे या कोई भी नाम दे दो फ्राइडे का, ठीक है। इस तरह की कैंपेन्स होती हैं। इसके अलावा जो छोटी कैंपेन्स होती हैं, ठीक है, एक एक दिन की कैंपेन्स है, जैसे कि दराज के ऊपर वेडनेसडे की सेल लगती है, वर्कआउट वेडनेसडे। वर्कआउट वेडनेसडे में क्या होता है कि जो आप जिम की चीजें और होम एक्सरसाइज वगैरह की चीजें होती हैं उनके ऊपर डिस्काउंट लग जाते हैं। इसके अलावा थर्सडे बेबी बैश होता है। ये थर्सडे जुमेरात वाले दिन के बच्चों की चीजों के ऊपर डिस्काउंट, जिसमें बच्चों के पैम्पर, दूध और कपड़े और वो सब चीजें आ गई। फिर वीकेंड के ऊपर सेल होती है, संडे को सेल होती है फैशन सुपर संडे के नाम से, ठीक है, जिसमें 50% ऑफ दे दिया और डिस्काउंट्स दे दिए और वो सब कुछ हो गया। बेसिकली ये जितने भी दिन या जितने भी सेल के इवेंट बनाए जाते हैं, ये सेलर्स और मार्केटर्स की तरफ से बनाए हुए डिफरेंट इवेंट्स बना दिए, बहाने बन गए, बेचने के बहाने बन गए। आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछो, कभी उन्होंने सुना कि फादर्स डे है, मदर्स डे है, टीचर्स डे है, रोज डे है, ये दिन है, वो दिन है? ये सब दिन कब बने? ये अभी कुछ 10-15 साल पहले बनाए गए। क्यों बनाए गए? क्या ज़रूरत है इनको बनाने की? यार एक दिन ऐसा हो जब ये मदर्स की जो चीज़ें होती हैं ना, जो मदर को गिफ्ट करने वाली चीज़ें होती हैं, वो बिकें। एक रोज़ डे बना दिया, इस दिन ना जी गुलाब के फूल और अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या अ, गिफ्ट करने के लिए, ठीक है? उन चीज़ों को प्रमोट हम करेंगे। एक हमने दिन बना दिया जी एक्सरसाइज़ डे। इस दिन क्या चीजें सेल होंगी? इस दिन जो एक्सरसाइज करते हैं या जिनको वो चीजें चाहिए होती हैं वो सेल होंगी, ठीक है। इस तरीके कार से इन दिनों को बनाया जाता है, कैटेगोरिकली थिंक सोचा जाता है इनके ऊपर, ये ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, सोचा जाता है इनके ऊपर कि यार इस दिन हमने ये चीज बेचनी है, इस चीज के ऊपर पूरी आवाम का फोकस कर देंगे और आवाम फिर इस दिन को लेगी। जैसे मदर्स डे है, मैं टीसीएस सेंटीमेंट्स में जॉब करता था और मदर्स डे वाले दिन एक दिन में हमारे पास इतने ऑर्डर आते थे जितने हमारे पास 3 महीने में नहीं आते, ठीक है। उस पे क्या होता था, एक केक पे हैप्पी मदर्स डे टू माय मदर लिख दिया और उसको फेसबुक और गूगल पे एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया और ऊपर कैप्शन लिखी कि अगर अपनी माँ से प्यार करते हो तो It's अपनी माँ 7:30. को एक गिफ्ट भेजो, ठीक है। इमोशनल कर दिया ना। इस तरह की इमोशनल वीडियोस भी हम लोगों ने बनाई कि जी माँ अकेली बैठी हुई है, उसके बच्चे बाहर मुल्कों में हैं और वो टाइम चेंज होने की वजह से नेटवर्क नहीं मिल रहा, वो माँ का व्हाट्सएप नहीं चल रहा, कभी फ़ोन नहीं उठा रही है, अभी बैटरी लो होगी। इस तरह की वीडियोस बनाई और उसमें बोला कि जी अगर आप अपनी माँ को मदर्स डे विश करना चाहते हो तो टीसीएस सेंटिमेंट्स हाजिर है आपके लिए, ठीक है। इतने ऑर्डर्स आते थे जितने हमें 3 महीने की सेल एक तरफ और इस एक दिन की सेल एक तरफ, क्योंकि सेंटिमेंटल बना दिया उसको, ठीक है। इस तरीके कार से इन कैंपेन्स को कैटेगोरिकली सोच के, समझ के और पूरा प्लान बना के वो किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ कैंपेन्स होती हैं जो कि वीकली हैं, जैसे मोबाइल वीक मनाया जाता है दराज के ऊपर, ठीक है। इस हफ्ते में जी मोबाइल फोन्स के ऊपर हम मेगा डिस्काउंट्स लगाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर मेगा डिस्काउंट्स लगाएंगे। पाकिस्तान डे आ गया जी, 14 अगस्त आ गई, 23 मार्च आ गई, बड़ी ईद आ गई, छोटी ईद आ गई, रमजान आ गया, 25 दिसंबर आ गई, नए साल का पहला दिन आ गया, 11/11 आ गई, 12/12 आ गई। तो ये तमाम जो डेट्स हैं, तमाम जो इवेंट्स हैं, ये इस तरीके कार से बिल्ड किए जाते हैं। इसके अलावा फिर एक वाउचर है और बंडल डील्स है,
ठीक है। वाउचर क्या होता है कि जी ये डिस्काउंट कोड है, इसको आप लगाओगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। बंडल डील्स क्या होता है कि एक चीज 100 रुपए की है, 3 चीजें 200 रुपए की हैं। अगर आप अलग अलग लोगे तो 200 में 2 मिलेंगी, बंडल में लोगे 200 में 3 मिलेंगी। वो चीज एक्चुअली आपको 30 से 40 रुपए की कॉस्ट पड़ती है, 90 रुपए की 3 चीजें हैं। ठीक है। पर आप मशहूरी ये करते हो यार ये 100 रुपए की एक है, ये एक लोगे तो 100 की मिलेगी, 2 लोगे 200 की मिलेंगी, बट 3 का पूरा पैकेट अगर लोगे, इस बंडल को बाय करोगे तो 200 में मिल जाएंगी। एक्चुअली दर हकीकत आपको 90 रुपए की कॉस्ट पड़ रही है और 200 में बिकती है, तो आपको प्रॉफिट कितना होता है? 110 रुपए। तो इस तरीके से इन डील्स को डिजाइन किया जाता है। इसके अलावा फ्लैश डील्स हैं। फ्लैश डील्स शुरू की थी वीआईपी मॉल, जो कि चाइना में उसको अलीबाबा ने खरीद लिया था और टी मॉल के साथ मर्ज कर दिया था। ठीक है। और इसका कॉन्सेप्ट क्या था? इसके पास टोटल 36 प्रोडक्ट्स थी ओनली। इसकी पूरी वेबसाइट के ऊपर 36 वेबसाइट्स प्रोडक्ट्स थी। 37 ऐड करता था तो वहां से जो नंबर 1 थी वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती थी। ठीक है। 36 से ज्यादा प्रोडक्ट्स इसकी वेबसाइट पे कभी नहीं रही और ये 2.5-3 साल तक ये वेबसाइट चलती रही थी। ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसने हर 1 घंटे बाद एक नई चीज ऐड कर देनी है और वहां से पिछली चीज ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती थी। तो उसके ऊपर टाइमर चल रहा होता था कि जी ये 5 मिनट रह गए हैं, 4 मिनट रह गए, 3 मिनट रह गए हैं, 2 मिनट रह गए हैं, 1 मिनट रह गया, जीरो, खत्म। बिका है, नहीं बिका, किसी ने खरीदा है, नहीं खरीदा, सिस्टम ने इंतजार नहीं करना, यहाँ से नई चीज अपलोड हो जानी है, पुरानी रिमूव हो जानी है, नई अपलोड होती है, पुरानी रिमूव होती है। ठीक है। इस तरीके कार से इसकी वेबसाइट चेंज होती रहती थी। 1-1 घंटे की डील लगती थी, 15-15 मिनट की, 5-5 मिनट, 3-3 मिनट के ऊपर आ गए थे। हर 3 मिनट बाद एक नई प्रोडक्ट आ रही है, पिछले नहीं कर रही है, नई ऐड हो रही है, पिछले नहीं कर रही है। अब उसमें बल्क बाइंग शुरू हो गई। ठीक है। फिर उसने मेगा डिस्काउंट देना शुरू कर दी। वही जैसे मैंने अभी आपको बंडल डील वाली बताई थी, 30 रुपए की आपको मिल रही है, आपने प्रिटेंड किया कि ये 100 रुपए की है, 300 में 3, सॉरी, अलग अलग लोगे तो 300 में 3 मिलेंगी, बंडल ले लोगे तो 200 रुपए में दे दूंगा। ठीक है। आपको 110 रुपए फायदा हो रहा है। इसी तरह आपने कहा कि जी 90 रुपए की मुझे मिल रही है, 150 रुपए की लोगे, अभी 1 घंटे में लोगे तो 150 की दूंगा, वैसे इसकी प्राइस 300 रुपया, 50% फ्लैट ऑफ। बट ये डील सिर्फ 1 घंटे के लिए है, 1 घंटे के बाद डील ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को चाइनीज ने बहुत ज्यादा पसंद किया और बहुत ज्यादा पिक किया और बहुत उसकी सेल होना शुरू हो गई। इतनी सेल होना शुरू हो गई कि अली बाबा उस कंपनी के पास गया, उसको पैसे दिए और उसको खरीद के अपनी एक कंपनी के साथ ऐड कर लिया। अली बाबा की 14 से ज्यादा वेबसाइट्स हैं, जिसमें थाओबाओ है, ये टी मॉल है, यूहानजू है और इस तरह के डिफरेंट और हैं। ज्यादातर चाइनीज में है। एक अली बाबा इंग्लिश में और एक अली एक्सप्रेस है जो कि यूनिवर्सल है, वो इंग्लिश में है। ओके। ठीक है। फिर इस तरह ये फ्लैश डील्स और वो सब चीजें चलती हैं। अब ये हमें डील्स मिलती कहाँ पर हैं और इनको हम फायदा कैसे उठा सकते हैं? एक चीज याद रखना कि जो इन डील्स में प्रोडक्ट सेल होती है ना, ठीक है, वो आपकी सबसे ज्यादा प्रोडक्ट सेलिंग होती है इन डील्स के अंदर। अभी यहाँ से हम जाते हैं Daraz.pk पर और यहाँ से हम आते हैं प्रमोशंस पे। ठीक है। आपके सेलर सेंटर पे राइट साइड पे प्रमोशन चल रही है, यहाँ पे हम कंपेन्स वाले पार्ट में गए और यहाँ पे आके हम आपके दराज वाले पेज के ऊपर। अब देखो जी, बैंक फ्लैश सेल एक्स्ट्रा 10% ऑफ। अगर आप फैसल बैंक और अस्करी बैंक को यूज कर रहे होगे, इनके क्रेडिट कार्ड यूज करोगे, इनका डेबिट कार्ड यूज करोगे या इनका गेटवे यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। फिर वाउचर की आ गई, वाउचर्स की सेल। ठीक है। तो ये सारी डीलें आपके सामने चल रही हैं। 75% ऑफ अगर आप यूज करते हो मेजान बैंक का कार्ड, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सिल्क बैंक, बैंक अल्फला, एमसीबी, एचपीएल। ठीक है। तो ये सारी डीलें, ये ऑफर्स बैंकों की तरफ से दी जाती हैं। आपने यहाँ पे क्या करना है, आप अपने प्रमोशन में कंपेन्स वाले पार्ट में जाओगे और ये सारी कंपेन्स जो हैं ये आपके सामने मेंशन हैं कि यार ये कंपेन शुरू होगी 16 नवंबर से, खत्म होगी 30 नवंबर को। रजिस्टर आपने करना है 15 नवंबर से पहले पहले। 131 सेलर ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं इस कंपेन के लिए। ठीक है। अगर 131 सेलर आ चुके हैं तो आप ये सोचो कि अगर एक सेलर एक प्रोडक्ट भी ऐड कर रहा है तो 131 प्रोडक्ट ऑलरेडी इस पेज के ऊपर हैं। ठीक है। अब
दराज के पास बहुत सारी चीजें हो गई हैं इसको लोगों को बताने के लिए, लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए कि यार देखो मेरे पास ये चीज भी है, मेरे पास वो चीजें भी हैं, मेरे पास ये वेंडर भी है, वो वेंडर भी है, तो ऑटोमेटिकली ये सेल बड़ी हो जाएगी। अब इस कैंपेन में अभी तक 26 हैं, ठीक है। दराज की दूसरी बड़ी सेल होती है जो वो 12-12 की होती है, बट अभी वो 1 महीने बाद आनी है, ठीक है। तो अभी इतने इसके ऊपर साइन अप्स नहीं है, इतने लोग नहीं है। अभी आप इसका पार्ट बनोगे तो ये चांसेस हैं कि आपके प्रोडक्ट्स ज्यादा ऊपर नजर आएंगे। और सेकेंडली आपने सिंपल यहाँ पे ज्वाइन के ऊपर जाके क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास डिटेल्स आ गई कि इस कैंपेन के अंदर बेसिकली होगा क्या। इस कैंपेन के अंदर फ्री शिपिंग होगी। दराज अपने बैनर के ऊपर लगाएगा कि दराज की मेगा सेल लग गई, तमाम चीज़ों के ऊपर फ्री शिपिंग है, ठीक है। आप उस बैनर के ऊपर क्लिक करोगे और इस तरीके कार से आपके सामने, अच्छा तो वो आ गई बुकिंग वाली, इसके ऊपर जाते हैं। ये ठीक है। इस तरीके कार से आपके सामने प्रोडक्ट्स नजर आना शुरू हो जाएंगी, जिसके ऊपर लिखा होगा जी फ्री शिपिंग, फ्री शिपिंग, फ्री शिपिंग। फ्री की जी चीज़ें ले लो, कुछ भी खरीदोगे आपको फ्री शिपिंग होगी, कोई आपको शिपिंग चार्जेस देने नहीं पड़ेंगे। अब आपके लिए क्या है कि आपने जो मिनिमम स्टॉक यहाँ पे अपलोड करना है वो 10 होनी चाहिए। मैक्सिमम आप 30 चीज़ें ऐड कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है। सेलर बजट फॉर फ्री शिपिंग इज 5,000। 5,000 से ऊपर की जो बजट प्रोडक्ट्स होंगी उसके ऊपर फ्री शिपिंग होगी। मैक्सिमम डिस्काउंट जो आप दे सकते हो करंट प्राइस के ऊपर वो 5% दे सकते हो, ठीक है। फ्री शिपिंग विल बी एप्लीकेंट ऑन ऑल रीजन्स कवर्ड बाय दराज। मतलब दराज कहाँ अभी कवर कर रहा है, पाकिस्तान में रहते हुए पूरे पाकिस्तान को कवर कर रहा है, ठीक है। इसको आप ज्वाइन करोगे, ज्वाइन के ऊपर क्लिक करोगे, आपने यहाँ पे मैक्सिमम स्पेंड 250 का रखा हुआ है। लेट्स सपोज कि अगर 250 करेगा तो उसको सॉरी मिनिमम स्पेंड, मैक्सिमम है 5,000 और मिनिमम है 250। कस्टमर 250 रुपये से ज्यादा की प्रोडक्ट और 5,000 से कम की प्रोडक्ट बाय करेगा इस डील के अंदर तो उसको मिलेगा डिस्काउंट। अब फ्री शिपिंग कहाँ कहाँ दी जा रही है, ये आपके सारे जो वेयर हाउसेज या वो सेलर पॉइंट्स हैं, पिकअप पॉइंट्स हैं, वहाँ पे दी जा रही है। और यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे कि हाँ 250 कम से कम ऑर्डर होगा, 50 का होगा, 100 का होगा, 60 का होगा तो शिपिंग नहीं होगी। यहाँ पे इन तमाम आउटलेट्स जो भी हैं वो यूज होंगे और मैक्सिमम 50। नेक्स्ट करोगे, जो आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग अपलोड की हुई है जस्ट उनकी सिलेक्शन करनी है कि हाँ ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट मैं अपलोड कर रहा हूँ इस कैंपेन के अंदर। और वो कैंपेन जब लाइव होगी तो इस तरीके कार से आपकी प्रोडक्ट्स वहां पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगी, जैसे ये प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। और इसके अलावा बाकी इसमें और बहुत सारी प्रमोशंस चल रही होती हैं दराज के ऊपर, हर टाइम कोई ना कोई प्रमोशन चल रही है, जैसे बंडल डील का मैंने आपको बताया। इसी तरीके कार से आपने जहाँ पे जाके देखना है कि जो भी डील चल रही होगी आपने ज्वाइन के ऊपर जाके क्लिक करना है और वहां उसकी डिटेल्स देखनी है कि आप इनको कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है। और ये जो प्रमोशनल बैनर चल रहे होते हैं यहाँ पे आपको बता रहा होता है कि आपने किस तरीके कार से इसको ज्वाइन करना है। इसको करो कांटा, ठीक है। ऐड न्यू प्रमोशन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपने यहाँ पे आ, आपका जो सेलर सेंटर है वहां पे आप बताओगे जी आप कितनी क्वांटिटी ऐड कर रहे हो, बाय वन गेट वन फ्री कर रहे हो, कोई फ्री गिफ्ट दे रहे हो या कॉम्बो दे रहे हो। मैं कहता हूँ जी मैं कॉम्बो दे रहा हूँ, मैंने 3-4 चीजें उसमें ऐड करके उसको बना दी। अब इसको मैंने क्या कर दिया जी, पैक ऑफ 3, ठीक है। कब से शुरू हो रही है जी, ये कल से शुरू हो जाएंगी, ठीक है। प्रमोशनल लेवल एसकेयू लेवल के ऊपर हो रहा है और यहाँ पे मैंने मेरी वेबसाइट पे जो जो चीज़ें ऐड हुई हुई हैं मैंने उनको ऐड करना शुरू कर दिया कि जी ये 3 चीज़ें मैं दे रहा हूँ 10% ऑफ, 10% ऑफ, 10% ऑफ, ठीक है। वैसे इसकी रेगुलर प्राइस क्या थी, 999, और अब ये कितने की मिलेगी 899, या इवन मैं इसको ज़्यादा भी कर सकता हूँ एज पर माई बजट। मैंने अपने बजट के हिसाब से अपने प्राइस में देखना है कि मुझे कितना मार्जिन मिल रहा है और उस तरीके कार से मैं
यहाँ पे मार्जिन दे सकता हूँ। लेट्स सपोज जैसे मैंने एग्जांपल दी कि अगर आपको 90 रुपए की चीज मेरी है तो आप 150 में भी बेच रहे हो तो वो आपको प्रॉफिट हो रहा है, वहां से आपको फायदा हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके कार से आपने बंडल्स को सेट कर लेना। सेल वाउचर, वाउचर आप एक कोड बना दोगे, एक डिस्काउंट कोड कस्टमर को मिल जाएगा कि जी वो इस प्रोडक्ट के ऊपर जाए, इस पे ये कोड डाले और उसको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऐड न्यू वाउचर करेंगे तो आप अपना वाउचर यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे वाउचर का नेम रखना है, इजीली नाम को रखना है जो कि आसानी से समझ आए। रिडीम कब से शुरू हो सकता है, कब खत्म होगा। ठीक है, उसके बाद वो वाउचर कोड पे होगा या कलेक्टेबल्स। ठीक है, इस तरीके कार से। उसके बाद ही रेगुलर चैनल पे होगा, ऑफलाइन स्टोर फॉलोअर्स, और परसेंटेज होगा या कुछ अमाउंट के ऊपर होगा कि लेट्स सपोज आपने लिख दिया कि जी 800 रुपया ऑफ दूंगा मैं जिसका कम से कम ऑर्डर होगा 4000 का। ठीक है, उसके ऊपर ये कोड अप्लाई होगा, और कितने दफा ये कोड अप्लाई हो सकता है, जी मैंने बोला कि जी ये 4000 दफा ये अप्लाई हो सकता है। एक कस्टमर कितनी दफा अप्लाई कर सकता है? एक कस्टमर सिर्फ एक दफा अप्लाई कर सकता है। जैसे करीम की आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो और आपका कोई दोस्त आपको रेफर कर रहा है कि यार मेरे कोड से रेफर करो, तो उस पर क्या लिमिट होती है कि इस कोड को आप एक दफा डिस्काउंट पे लगा सकते हो, या कोई आपको डिस्काउंट कूपन आता है कि जी 50% ऑफ है, ये कोड यूज करो। बेसिकली वो कोड यहीं से जनरेट होता है, आप यहाँ पे लिख दो 50% ऑफ। अब कोई भी बंदा दराज के ऊपर आपकी प्रोडक्ट के बाय करने पे ये कोड लिखेगा, वाउचर कोड 50 ऑफ, तो उसको डिस्काउंट मिलेगा 8,800 रुपए का, अगर उसने शॉपिंग की है 4000 या 4000 से ऊपर की। ठीक है, और अप्लाई कहाँ पे होगा? ये पूरी शॉप पे अप्लाई होना है या किसी खास प्रोडक्ट के ऊपर आपने इसको अप्लाई करना है कि जी इसके ऊपर सिर्फ अप्लाई होगा और किसी के ऊपर नहीं होगा। ठीक है, या आपकी शॉप के ऊपर, आप अपनी पूरी शॉप के ऊपर डिस्काउंट कूपन लगाते हो। ठीक है, और अपने फेसबुक के ऊपर जाके लिखते हो कि जी लेट्स सपोज ये बिलाल की शॉप है दराज के ऊपर, इसके ऊपर आप ये कोड लगाओगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद वही फ्री शिपिंग वाला, जैसे मैंने आपको बताया कि आप वो सिलेक्ट करोगे और उसमें फ्री शिपिंग आपको देनी पड़ेगी। अब कस्टमर से जो 100 रुपया दराज फ्री शिपिंग 110 रुपये लेता है, बेसिकली वो आपके पैसों में से जो आपका कमीशन होगा, जो आपके प्रॉफिट होगा, उसमें से दराज वो डिलीवरी चार्जेस काटेगा। तो आपने फ्री शिपिंग वाले के अंदर जो भी प्राइसिंग ऐड करनी है वो ये सोच के कि हर ऑर्डर के पीछे मुझे 100 या 110 रुपए दराज को पे करने पड़ेंगे शिपिंग की मद में। उसके बाद सेलर पिक्स होता है, सेलर पिक्स के आप किन चीजों को बहुत ज्यादा प्रमोट करना चाहते हो। ठीक है, ये वाली चीजें दराज के ऊपर टॉप ट्रेंडिंग में शो होती हैं। ठीक है, सबसे ऊपर ये शो होती हैं। इस टाइम ये अलाउ नहीं कर रहा क्योंकि दिस अलाउ बूस्ट ऑन सेल टू इंक्रीज योर विजिबिलिटी वन द प्रोडक्ट बूस्ट। ओके, मैं मेरा ये जो अकाउंट है It's ये इसको इस 7:45. टाइम वो नहीं कर रहा, क्राइटेरिया नहीं कर रहा इसमें, क्योंकि इसमें क्राइटेरिया क्या है कि योर स्कोर मस्ट बी हायर देन 60 है। जिस अकाउंट को मैंने खोला हुआ है ये 60 से कम है, इसके ऑर्डर कैंसिल और वो बहुत सारे हैं। 3 प्रोडक्ट से ज्यादा आपके इस टाइम लाइव होने चाहिए, इसमें मेरे ख्याल से 1-2 ही लाइव हैं, बाकी वो हाइड किए हुए हैं क्योंकि टेस्टिंग वाला ही आई है। उसके बाद सबमिट एटलीस्ट वन प्रोडक्ट एंड द कैंपेन फॉर, किसी कैंपेन में आपने हिस्सा लिया और आपका जो मैसेज रिप्लाई है वो 80% से ऊपर हो। ठीक है, इसमें क्या होता है आपको बेसिक बता देता हूँ कि इसमें आपको अपनी वो चीजें अपलोड करने की ऑप्शन मिलती है जिनको आप सबसे ज्यादा बेचना चाहते हो। ठीक है, इसमें आपको डिस्काउंट्स भी ज्यादा देने पड़ते हैं। ठीक है, कि आप, मैं इसमें ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट्स दूं, मैं इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताऊं कि जी ये चीज इतने की थी और ये मैं इतने की बेच रहा हूँ और ब्ला ब्ला। और यहाँ पे देखो कि जो दराज के ऊपर इस टाइम तो खैर वो 11-11 वाला थोड़ा सा बूम होगा, बट देखो एक तो फ्लैश डील मैंने आपको बताया कि वही टाइम वाला कि जी 4 घंटे रह गए हैं, ये वैसे 4000 रुपए की चीज है, आपको मिलेगी 1400 रुपए की।
ठीक है। तो ये मेगा डिस्काउंट्स, और ये जो ऊपर टॉप के ऊपर चीजें आ रही होती हैं, ठीक है, जो फ्रंट पेज आपको दिखा, इसमें सेलर पिकर्स की जो होती हैं वो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके कार से आप अपने उसको कंपेन्स में लाजमी हिस्सा लो। ठीक है, अपने जाके आप जो कंपेन्स वाला पार्ट है, ये प्रमोशंस वाला, ठीक है, इसमें कंपेन्स वाले पार्ट में जाओ, इसको आप देखते रहो कौन सी सेल आ रही है, कौन से इवेंट्स आ रहे हैं, आप किस किस कंपेन में रजिस्टर हुए, उसका डेटा यहाँ पे रिकॉर्ड यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है, अब ये सारी ऑफलाइन हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं सेल्स। इसके अलावा आप इन एलिजिबल कंपेन्स, जो इन एलिजिबल आपके लिए नहीं है, वो यहाँ पे आ रही होंगी, अवेलेबल कंपेन्स यहाँ पे हैं। ठीक है, और वाउचर कंपेन्स यहाँ पे आ रही होंगी। ठीक है, ये कंपेन्स है जिनके लिए आप अपने वाउचर्स बना के अपलोड कर सकते हो, और ये वो कंपेन्स है जिसमें आप हिस्सा ले सकते हो। आपको यहाँ पे जस्ट अपने प्रोडक्ट्स को अपलोड करना है। जिस प्रोडक्ट में आप समझते हो कि आपको मार्जिन अच्छा मिल रहा है, वहां पे थोड़ा सा अपना मार्जिन कम कर दो और कस्टमर को और डिस्काउंट कर दो, ताकि आपकी चीजें ज्यादा सेल हो। दराज के ऊपर आप जाके अगर एक प्रोडक्ट का नाम लिखते हो, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ चार्जर, चार्जर केबल। ठीक है, तो अब मेरे सामने काफी सारी चार्जिंग केबल्स आ गई। ठीक है, और सबकी सब ऑलमोस्ट एक जैसी ही होंगी। ठीक है, ये देखो सिंपल हवावे का लगा हुआ है, और चार्जर और डाटा केबल है 3 उसमें, और उसके अलावा ये भी एक चार्जर और डाटा केबल। खैर ये तो वो सिस्टम है। ठीक है, अब देखो ये भी वही है, वैसे ही सेम होगा, वो 350 में था, ये 399 में है। ठीक है, ये भी वही केबल और वही ये 375 में है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे सबसे पहले प्राइस जिसकी अच्छी लग रही होगी, यार मुझे ये वाला चार्जर समझ में आता है, ये वाला। अब मैं इसको खोल लूंगा, प्राइस के ऊपर मैं गया, और फिर यहाँ पे मैं इसके रिव्यूज, इसके कमेंट्स, इसकी रेटिंग, उन सब चीजों में जाके मैंने देखा कि हाँ यार ये ठीक है। ठीक है, फिर मैंने इस चीज को बाय किया या नहीं बाय किया, वो डिसीजन यहाँ पे होगा। और वैसे डिलीवरी चार्जेस भी कितने ले रहे हैं, 69 रुपीज। ठीक है, तो इस हवाले से मैंने सिलेक्शन की अपनी प्रोडक्ट की। तो प्राइस कम रखोगे तो चांसेस उस चीज के ज्यादा हो जाएंगे। तो आप लाजमी हिस्सा लो इन चीज़ों में। प्रमोशन वाले पार्ट में खास तौर पे जाओ, चेक करते रहो, हर 1-2 दिन बाद जाके उस पेज को रिफ्रेश करोगे, न्यू कैंपेन आ रही है, कब टाइम खत्म हो रहा है उसका। इसके रजिस्ट्रेशन का टाइम भी होता है कि लेट्स सपोज अगर 20 से कैंपेन शुरू हुई है तो 14, 18 या 19 तक उसका लास्ट टाइम होगा कि आप तब तक उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप लोगों के अकाउंट्स अगर आपने बनाए हैं तो एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आप उनको एक्टिव करना शुरू करो, उनकी सेटिंग वगैरह और ये सब चीज़ें, प्रोडक्ट की लिस्टिंग तैयार करना शुरू करो। इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प भी करूंगा, प्रोडक्ट लिस्टिंग में भी, प्राइसिंग में भी। और नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वो होगा कल 7 बजे। इसी तरह मैं रिकॉर्ड करके उसको अपलोड भी कर दूंगा, अगर आप लाइव भी आते हो तो आप लाइव भी अटेंड कर सकते हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी जी बिलाल। सर मैंने ना अपनी द्रास के ऊपर कल 2 प्रोडक्ट्स अपलोड की थी, वो क्यूसी पेंडिंग आ रहा है, तो एक टाइम प्रोडक्ट को अप्रूव होने में कितना टाइम लगता है? यार इस टाइम ना वो उस पर ज्यादा टाइम लगते है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अभी कैंपेन का वो 11-11 चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। ठीक है, वो कल तक खत्म होगा। वैसे उस पर नॉर्मली 6 घंटे में भी हो जाता है और 8 घंटे में भी हो जाता है। तो आप ये समझो मैक्सिमम को 10-12 घंटे लगेंगे उसमें, अपलोडिंग उसमें, अप्रूवल में। 24 घंटे से ज्यादा हो गया, लेकिन क्यूसी पेंडिंग आ रहा है अभी तक। किस में हो गया? 24 घंटे हो गए हैं, मतलब कल मैंने हाँ, सुबह की थी अपलोड। मैंने आपको ये बताया कि इस टाइम जो है ना, वो दराज वालों की तरफ जी से सर। डिले आ रहा है, क्योंकि वो 11-11 की कैंपेन वाला सिस्टम चल रहा है। ठीक है, ठीक है। क्योंकि अच्छा दराज सर, से पहले एक और जिस टाइम क्वेश्चन। आपने अकाउंट बनाया था ना, उस टाइम आपके पास नोटिफिकेशन आ गई थी कि 28 अक्टूबर के बाद जितने भी अकाउंट्स बनेंगे उनकी जो एक्सेप्टेंस होगी वो 15 से 18 नवंबर के बाद होगी। ठीक। अच्छा, क्या बोलना है? हेलो।
सर मैं ना दराज के ऊपर अपना साइज सिलेक्ट करता हूँ ना अपने स्वेटर या किसी शॉल वगैरह का, तो उसके ऊपर साइज सिलेक्ट नहीं हो रहा है, इशू आ रहा है, तो ये इशू कैसे सॉल्व होगा? साइज आप जिस टाइम अपलोड कर रहे हो प्रोडक्ट को उस टाइम पे, यस सर, अपलोडिंग के वक्त। अपलोडिंग के वक्त आपने उसको जैसे कलर्स हमने बनाए थे ना वैसे आपको उसके वो बनाने पड़ेंगे। लेट मी शो यू। सर ये ना वो चार्ट खोलना, अगर हमने कोई स्वेटर वगैरह अपलोड करना हो उसके ऊपर आ जाए तो देखिए बेहतर मैं है। उधर ही आ रहा हूँ, उधर ही आ रहा हूँ। ओके, देखिए जैसे यहाँ पे कलर फैमिली लिखा हुआ है, ठीक है। यस सर। अब मैं इसको कर देता हूँ रेड और ऐड कर दिया। यहाँ पे मैंने इनपुट क्या कर दिया, ब्लैक। यहाँ मैंने क्या डाल दिया, ब्लू। ठीक है, अब ये मेरे पास तीन अलग अलग ऑप्शंस बन गई हैं। यस सर। ठीक है, अब मैं इनकी तस्वीरों अलग अलग तस्वीरें भी इनकी अलग अलग से ऐड कर सकता हूँ। और यहीं से जाके यहाँ से मैंने क्या सिलेक्ट किया था, फोन। तो मेरे पास फोन की स्टोरेज और फोन के कलर आ रहे हैं। अगर आप यहाँ से जाके इसको सिलेक्ट करते हो कि शर्ट और क्लोथिंग, ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन हो जाएगी चेंज। आपके पास क्या आ गया, कलर फैमिली में ऑप्शंस आ गई कि वो फर्स्ट लुक है, यूके है, ठीक है, या उसमें वो क्या है। आप कॉलर सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद साइज आगे, साइज क्या है जी, ये। उसके बाद साइज चार्ट क्रिएट कर लो, सेंटीमीटर, चार्ट नेम, साइज चार्ट। ये इसमें वेरिएशन आप यहाँ से ऐड करते गए। आपने 15 ले लिया, आपने 16 ले लिया। ओके, ये कॉलर साइज आ गया। और साइज चार्ट आपने बना दिया। इस साइज चार्ट में क्या क्या आ गया, ये साइज चार्ट। ठीक हो गया। सर जैसे आप ये सिलेक्ट कर रहे हो ना, ठीक है, आपका सिलेक्ट हो रहा है, मेरा सिलेक्ट नहीं हो रहा है ऐसे। सिलेक्ट नहीं हो रहा, आप यहाँ पे देखोगे ये आपकी ऑप्शन ठीक है, यहाँ पे उसका नाम ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है, ठीक है। तो सर लाइक मैं इन पे एक्सेल साइज सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो एक्सेल को क्लिक करता हूँ, पर एक्सेल इधर जैसे ये 16.5 आ रहा है ना, तो इस ऐसे इधर आ नहीं रहा है। कुछ हाइट के ऊपर किसी के ऊपर भी आई करता हूँ, अब ये जैसे अपने सिलेक्ट कर रहे हो, यही शो आ रहा है। यार पेज को चेंज, रिफ्रेश करके देख लो, ब्राउजर को चेंज करके देख लो। सर मैंने ब्राउजर तो चेंज किया है, तो पेज भी 2-3 दिन से इशू आ रहा है, जैसे अब आप सिलेक्ट करो ना, सिलेक्ट हो रहा है, मेरे पास ये सिलेक्शन नहीं आ रही है। आपका अकाउंट एक्टिव है? यस सर, अकाउंट एक्टिव है, एक प्रोडक्ट भी अप्रूव हो गई है। हम्म, हम्म। यार मैं तो आपको प्रॉब्लम तो नहीं आना चाहिए। एक दफा ब्राउजर चेंज कर लो या उसको साइन आउट करके दोबारा साइन इन करके देख लो। मेक श्योर करो कि आपकी जो कैटेगरी है वो राइट सिलेक्ट है। ठीक है, तो फिर मेरा नहीं ठीक। ख्याल कि उसमें प्रॉब्लम आएगा। ठीक है सर, मैं ब्राउजर हिस्ट्री क्लियर करके फिर चेक करता हूँ। एक दफा चेक कर लो, ब्राउजर चेंज करके बेशक देख लो। ठीक है, ठीक। ये ऑप्शन तो देखो, ये तो सिर्फ आपने सेलेक्ट करनी है, इसमें तो कोई यस मसला सर, मेरे पास सिलेक्शन ये वाली नहीं हो रही है, बाकी ओके है। सिर्फ ये सिलेक्शन का इशू मुझे बना हुआ है थोड़ा सा। नहीं है। देखो यहाँ पे एक एक साइज का आपने आ जाएगा, मेंशन हो जाएगा कि आपने किस साइज को सिलेक्ट करना है, किसकी प्राइस रखनी है। ऐड यहाँ से करो। सर ठीक है सर। सर लाइक अगर हमने कोई प्रोडक्ट है, उसका मीडियम साइज है, उसकी प्राइस और दी है, और जो बड़ा साइज है, लार्ज साइज है, उसकी मैं प्राइस। कर रहा हूँ ना, मैं यही कर रहा हूँ अभी। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, मैंने क्या किया, जी सर, मैं देख रहा हूँ। मैंने यहाँ से ये सारी सिलेक्शन कर ली। क्या मेरे पास ठीक 36 हो भी गया। है, 46 भी है, 42 भी है, 36 भी है, 34 भी है, ठीक है।
ये साइज चैट भी ऐड कर रही है, यूनिवर्सल है कि यार यूके के साइज ये होते हैं, यूरोप के ये होते हैं, इंटरनेशनल साइज ये होते हैं, स्वेटर की शर्ट ये होती है, चेस्ट ये है, कॉलर ये है, ठीक है। ये मैं ऊपर से ट्राउजर करूंगा तो ये नीचे से वो शर्ट की जगह, चेस्ट की जगह वेस्ट और लेंथ आ जाएगी, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे ऐड एसकेयू पे किया, ठीक है। वेरिएंट इन्फॉर्मेशन हम्म, में मैं गया, वैरायटी इन्फॉर्मेशन पे, और यहाँ पे मैंने डाल दिया कि यार मेरे पास 38 है, 38 का साइज है, प्राइस 500। सेकंड है मेरे पास 46, इसकी प्राइस है 800। उसके बाद मेरे पास है जी 46, इसकी प्राइस है 120। फिर मेरे पास है 34, इसकी प्राइस है 4000, और बाकियों को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। फिर क्वांटिटी वाइज भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो कि यार इसके इतने पीस हैं, इसके इतने पीस हैं, इसके इतने पीस हैं, इसके इतने पीस हैं। जैसे 12 ऑर्डर आ जाएंगे, 34 पे लिखा होगा सोल्ड आउट, बाकी पे लिखा होगा अवेलेबल। जैसे ही ये 0 हो जाएगा, ठीक है, अगर इनको आप यहाँ पे ना 0 0 भी कर सकते हो, ठीक है। इस 0 0 का मतलब ये है कि आपके पास ऑप्शन है कि आपके पास ये इन्वेंट्री शायद कल परसों या बाद में आए, बट अभी आप इसकी ऑप्शन रख रहे हो, जैसे इन्वेंट्री आएगी आप यहाँ पे ऐड कर दोगे, ठीक है। ये अपलोड हो भी जाता है और प्रूफ भी हो जाता है, ठीक है। जी तमाम 0 0 पे नहीं होता, एक अदा आपने वैरायटी रखनी पड़ती है, बाकियों पे आप बेशक 0 0 भी कर दो। अब कस्टमर को क्या श्योर होगा कि यार अभी इसके पास सिर्फ 36 अवेलेबल है, बाकी या तो बिक गए हैं या अभी तक स्टॉक इन नहीं हुए, इस तरीके का। थैंक यू सर। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल 7 बजे। अल्लाह हाफिज।